हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायो का मीन्स आप जानते हैं, बायो मीन्स होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है नॉलेज। इट मीन्स आप जानते हैं कि हमारी नॉलेज का, इंसान के ज्ञान का सूक्ष्म जीवों पर उपयोग करके या जीवित जीवों पर उपयोग करके मानव के लिए नए नए उत्पाद बनाना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आज हमने विभिन्न प्रकार के उत्पाद आप बना पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, और मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स नॉलेज, मीन्स हम अपनी नॉलेज का जीवित जीवों पर उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा जैसे दूध से दही बनाना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम दही दूध पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो आपने देखा इससे हमको इतना फायदा नहीं है, हमने सोचा यार इसमें बैक्टीरिया ऐड कर दिया जाए तो हमको और ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर? आपने देखा इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। आपने किसी कपल से जो सामान्य अवस्था में संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, उससे आपने नर से शुक्राणु निकाले, मादा से अंडा निकाला, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज किया, फिर उसको उस महिला के अंदर आगे के डेवलपमेंट के लिए रख दिया है। तो ये क्या है, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है बट एडवांस है। दही बनाना, आप जानते हैं एथेनॉल एल्कोहल बनाना, ये एक एंशिएंट प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी थी, और आज हम एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। क्लियर? तो आपने ये देखा था यहाँ पर मैंने आपको यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। ईएफ क्या कह रहे थे इसको, ईएफडी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपने देखा था। इसके बाद आपने देखा था बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल थे, दो सिद्धांत थे, याद है? कौन कौन से? एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कि जो हमारे अंदर जीन है उनमें हेर फेर कर दिया जाता है। जीनों में किसी भी जीव के अंदर उसके आनुवंशिक पदार्थ में हेर फेर कर दिया जाता है, उसके अंदर कहीं से अच्छे वाले जीन जोड़ दिए जाते हैं, खराब जीन उसको हटा दिए जाते हैं। मींस हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार डिजायरेबल जीन किसी जीव के अंदर डाल सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में ये होता है कि जो ऐसे जीवाणु जिनमें हमने अपनी इच्छा अनुसार जीन डाले हैं, उनको हम ऐसे माध्यम पर वृद्धि कराना चाहते हैं कि उसमें केवल वो ही हो, कोई दूसरा जीवाणु ना हो, अदरवाइज वो उसको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा देगा और उसकी वृद्धि को रोक दिया जाएगा। तो हम इसमें एक माइक्रोब्स फ्री एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं कि इसमें केवल डिजायरेबल बैक्टीरिया ही, केवल ऐच्छिक जीवाणु ही भाग वृद्धि करें और दूसरे वृद्धि ना कर सकें। तो ये मैंने आपको बताया। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपली हमने एक एग्जांपल से आपको बताया था कि हमारे अंदर सामान्यतः एक कॉमन डिसीज है जिसको कहते हैं डायबिटीज। अब डायबिटीज हम जानते हैं ऑलरेडी कि डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है, सीक्रेटेड होता है। शुरुआत में इंसुलिन, और मैंने आपको बताया ये हार्मोन है, ये हमारे अंदर इसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते, उतना ही बनता है। क्लियर? ना तो ये ज्यादा बनता है, और ज्यादा बनेगा तो भी बीमारी हो जाएंगे और कम बनेगा तो भी डिसीज हो सकती है। तो आपने देखा कि इंसुलिन की कमी के कारण हमारे अंदर डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। अब इसका इलाज कैसे करें? तो इलाज के लिए क्योंकि कमी हुई है तो आपको उसकी मात्रा देनी पड़ेगी। तो शुरुआत में इसका इलाज आप जानते हैं कि जो कैटल्स होते थे, जानवर होते थे, उसके अग्नाशय से पशुओं के, और इवन आप जानते हैं कि जो स्लॉटर एनिमल्स, जिन पशुओं को काटा जाता था, और पिग के इंसुलिन से उपयोग करते थे, पिग से के अग्नाशय से इंसुलिन निकालते थे और इंसानों का इलाज करते थे, है ना? तो मैंने आपको बताया था हम कहीं ना कहीं आराम तो मिलता था बट एलर्जिक रिएक्शंस होती थी, हमारी बॉडी उसको प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हुआ उस जीव के अंदर तो भी हमारे अंदर आ जाता था। और हमारी बॉडी के अंदर एक क्षमता होती है कि हमारी बॉडी खुद के शरीर में और दूसरे के शरीर में अंदर कर लेती है। क्लियर? तो पूरी तरह से उपयोगी नहीं था। तो हम क्या करें? हमको मनुष्य है, हमको मनुष्य का ही इंसुलिन चाहिए ताकि हम एलर्जिक रिएक्शंस का सामना ना करना पड़े। तो आपने देखा था कि भाई इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए अब एक इंसान को बचाने के लिए दूसरे इंसान का अग्नाशय काटना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़े। तो हम क्या करें? तो हमने ये देखा बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कि एक व्यक्ति के अग्नाशय से उसकी जो कोशिका निकाल करके, उसका डीएनए निकाल करके, उस डीएनए को हमने अलग किया, उस डीएनए से वो हिस्सा हमने निकाला जो इंसुलिन बना रहा हो, है ना, उसको अपन ऐच्छिक डीएनए कहते हैं। और उस ऐच्छिक डीएनए को हमने किसी भाप की सहायता से, देखो डायरेक्ट आप किसी जीवाणु के अंदर, मनुष्य के जीन को किसी जीवाणु के अंदर वृद्धि कराएंगे तो
वो डायरेक्ट वृद्धि नहीं कर पाएगा और अपनी संख्या भी नहीं बढ़ा पाएगा, एक ही एक रह जाएगा। तो हमको चाहिए कोई भाग जो हमारे डीएनए को जीवाणु तक लेके चला जाए। तो आपने देखा था जीवाणु कोशिका के अंदर मुख्य डीएनए के अलावा कुछ अतिरिक्त डीएनए होते हैं, जिनको क्या कह रहे थे, इनको अपन प्लाज्मिड्स कह रहे थे। तो प्लाज्मिड्स क्या थे बताओ, प्लाज्मिड्स क्या थे भाई? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थे। जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाने वाले डीएनए के छोटे छोटे खंड थे, इनको क्या कह रहे थे, प्लाज्मिड्स। और ये किसके समान काम कर रहे थे, वाहक के समान काम कर रहे थे, याद है क्या? तो आपने देखा था कि प्लाज्मिड्स के बारे में हमने जाना, क्लियर। अब हमने क्या किया कि जो हमारा डीएनए था, एक्चुअल डीएनए था, उसको हम प्लाज्मिड में जोड़ेंगे और प्लाज्मिड में जोड़ने से क्या होगा, उसको कट करवाना पड़ेगा। कट करवाने के लिए आप जानते हैं कि सेम एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, आरई जिसको अपन कह रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कट करवा दिया और उसको वहां पे जोड़ दिया। जोड़ने के लिए लाइगेज का उपयोग करेंगे और अब ये बन जाएगा क्या, पुनर्योजित डीएनए। मैंने आपको ऑलरेडी सारी बातें बताई हैं, क्लियर। अभी क्या बन जाएगा बोलो, पुनर्योजित डीएनए बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि इसके अंदर मनुष्य के जीन भी आ चुके हैं और बैक्टीरिया के तो थे। अब इस पुनर्योजित डीएनए को हम जीवाणु कोशिका में लेके जाएंगे तो जीवाणु कोशिका इसको ग्रहण कर लेगी। क्यों कर लेगी भाई? क्योंकि इस बार जो हमारा जीन आया है ना, वो किसके साथ आया है, प्लाज्मिड के साथ। तो जीवाणु कोशिका को लगेगा कि प्लाज्मिड तो मेरे शरीर का हिस्सा है, उसको रिसीव कर लेगा। और प्लाज्मिड कोशिका, प्लाज्मिड जो डीएनए है वो रिप्लिकेट करेगा, 1 से 2 प्लाज्मिड बनेंगे। तो उसके साथ हमारा हमने जुड़वा दिया था, क्योंकि हमारा जीन भी जीवाणु के डीएनए का हिस्सा बन गया, यानी कि प्लाज्मिड का हिस्सा बन गया। और जब जीवाणु का डीएनए यानी कि प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा तो हमारा डीएनए भी कॉपी कर लेगा। तो 1 से 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो जीवाणु का डीएनए उसके अंदर पहुंचेगा, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर तो हमारा भी पहुंच जाएगा। इस तरह से हम जो डीएनए बनाए हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर अपने अपना एचसी डीएनए प्रवेश करा दिया, ऐसे जीवाणु को हम जीएमओ भी कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसकी जीन हमने बदल दिए, इसके अंदर हमने मनुष्य के जीन पहुंचा दिए। ऐसे जीवाणु को हम एक कल्चर माध्यम में क्या करा लेंगे, वृद्धि करा लेंगे और उसको हम पोषक माध्यम खाने के लिए देंगे और लगातार वृद्धि होती रहेगी और लास्ट में हम अपने उत्पाद को जैव रिएक्टरों की सहायता से प्राप्त कर लेंगे, क्लियर। और हम उसको जितना हमको इंसुलिन चाहिए उतना हमको आज उपलब्ध हो पा रहा है। तो आपने जीवाणु को किस पे लगा दिया, काम पे लगा दिया, आपने एक लिविंग फैक्ट्री तैयार कर दी। आपके लिए इंसुलिन कौन बना रहा है, आपके लिए इंसुलिन कौन बना रहा है, जीवाणु बना रहा है। इसको लिविंग फैक्ट्री कहते हैं। क्या कह रहे हैं बोलो, लिविंग फैक्ट्री, क्लियर। तो एक हमने किया। इसके बाद आपने देखा कि जो जीवाणु है ना वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ओके। तो ये हमने जाना। अब इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे हम डीएनए निकाल रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, पुनर्योजित डीएनए कैसे बना रहे हैं और कैसे उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, ये सारी बातें करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी ऐच्छिक डीएनए प्राप्त अपन करते हैं, किसी भी कोष आपको हमारे अंदर तो देखो बहुत सारे जीन है, बट आपको कौन सा उत्पाद बनाना है वो हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है उससे पर ऐच्छिक डीएनए निकालेंगे। अब ऐच्छिक डीएनए निकालने के लिए आपने देखा सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है, यदि एनिमल सेल को सेल मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी आपको, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो हटानी पड़ेगी, फिर आपके पास डीएनए आएगा। अब वो जो डीएनए आया है ना, उस डीएनए के साथ आपने देखा बहुत लंबा डीएनए है वो तो अब उसको आप छोटे-छोटे खंडों में तोड़ लेते हो। अब छोटे-छोटे खंडों में तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करेंगे। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करने से वो जो खंड है ना वो छोटे-छोटे खंडों में टूट गए। अब छोटे बड़े बहुत सारे खंड बन गए। इन खंडों को पृथक हम कैसे करें, इन खंडों को पृथक करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाता है कि डीएनए खंडों को पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कौन सा जेल भरा होता है, एगारोथ जेल भरा होता है। एगारोथ जेल कहां से प्राप्त करते हैं, समुद्री बीड, समुद्री खरपतवार से प्राप्त करते हैं। और इस एगारोथ जेल में आप जानते हैं एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो आपने देखा था कि जो छोटे वाले आप जानते हैं जो एनोड की तरफ जो डीएनए होते हैं वो आकार के आधार पर किसके आधार पर पृथक होते हैं, आकार के आधार पर। छोटे वाले डीएनए एनोड की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे और हैवी वाले भारी वाले पीछे रह जाएंगे, क्लियर। तो आपने देखा था कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, आगे चले जाएंगे, क्लियर। और आपने देखा था कि इस तरह से डीएनए अरेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए किसके आधार पर पृथक होते हैं, आकार के आधार पर।
क्लियर, छोटे वाले आगे जाएंगे और हैवी वाले पीछे रह जाएंगे। आपको याद है कि इसके अंदर इसको हम यदि हम पहचानना चाहते हैं तो इसको हम कलर स्टैन करते हैं। स्टैन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड का करने से और इसको हम अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रखेंगे तो हमको नारंगी और चमकीली नारंगी पट्टियां दिखाई देती हैं। क्लियर, और इसके बाद में आप वहां से उसको जो पट्टी आपने देखा कि हमारे लिए एच डीएनए कौन सा है, अब आपको स्पष्ट दिखने लगेंगे, है ना। आप सामान्य प्रकाश में नहीं देख सकते हो, बिना स्टैन के नहीं देख सकते। अब इसको वहां से आप हटा लेते हैं और जेल से हटा लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। अब आपके पास ये आ गया, अपने पीस आ गया हमारे पास। क्लियर, अब इसको अपन जोड़ेंगे। क्लियर, अब इसको अपन जोड़ेंगे तो आपने देखा कि ये तो एचिक डीएनए आ गया। किस तरह से हमने एचिक डीएनए बनाया ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, इसके बाद आप जानते हैं इसको हम किसी भाग के साथ में जोड़ेंगे, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ेंगे। प्लाज्मिड मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब इसको जोड़ने के लिए आप जानते हैं ना कि उसमें कट लगवानी पड़ेगी, प्लाज्मिड में कट लगवानी पड़ेगी। तो प्लाज्मिड में कट लगवाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करेंगे और कट लगवा सेम एंजाइम होना चाहिए, ताकि आप जानते हैं सेम एंजाइम होगा तो चिप्स बेस रे बनते हैं। और सेम एंजाइम उपयोग नहीं किया ना आपने, जैसे मान लो वाम पृष्ठ से आपने मुख्य डीएनए को निकाला और वाम पृष्ठ से ही आपको जो प्लाज्मिड जो वेक्टर है उसको कट लगवाना पड़ेगा। सेम एंजाइम उपयोग नहीं करेंगे तो चिप्स बेस रे नहीं बनेंगे, और चिप्स बेस रे नहीं बनेंगे तो आप पुनर्योजित डीएनए नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि जो आपका स्रोत डीएनए है, सोर्स डीएनए या मेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको काटने के लिए और आपका भाग को काटने के लिए सेम एंजाइम का उपयोग ही किया जाता है। क्यों? क्लियर, यदि आप सेम एंजाइम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेगा, बोलो, पुनर्योजित डीएनए नहीं बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा, चिप्स बेस रे नहीं बनेंगे। चिप्स बेस रे नहीं बनेंगे तो वो जुड़ेंगे और इसलिए पुनर्योजित डीएनए नहीं बन पाएगा। इसलिए कैसा सेम एंजाइम उपयोग करना चाहिए। अब आपने देखा था कि भाई इसको हम जोड़ देंगे, अभी क्या बन गया, पुनर्योजित डीएनए बन गया। क्लियर, जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, लाइगेज का। आप जानते हैं सबसे पहले पुनर्योजित डीएनए किसने बनाया, स्टेनले कुमान और हर्बर्ट बोअर ने बनाया था। साल्मोनेला टाइफिडियम नामक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला था, इसके अंदर जीन जोड़ा था, एंटीबायोटिक जीन जोड़े थे, याद है आपको। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम पुनर्योजित डीएनए किसने बनाया, स्टेनले कुमान और हर्बर्ट बोअर ने बनाया था, याद है ना, साल्मोनेला टाइफिडियम बैक्टीरिया। अब आपने देखा था कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज कैसी हुई थी। आप जानते हैं सर्वप्रथम खोजे जाने वाला प्रतिबंधन एंजाइम कैसे कौन था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम हैं और इसका नामकरण आप जानते हैं जो आपकी दुनाम पद्धति थी वैसे ही देते हैं। प्रथम नाम वंश का, दूसरा नाम किसका, जाति का, और जो रोमन वर्ड होते हैं वो उसकी क्रम होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा था। क्लियर, ओके, ये समझ में आ गया। जैसे ई कोलाई का था तो ई का मतलब क्या था, इस्चीरिया था, है ना। कोलाई इसकी जाति हो गई, इस्चीरिया उसका वंश हो गया, कोलाई इसकी जाति हो गई और ये इसका डिस्कवरी का क्रम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, हिंद सेकंड था। क्लियर, तो ये जीवाणु भोजी से खोजा गया था, याद रखना, है ना। जीवाणु भोजी आप जानते हैं कि ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु पर अटैक करते हैं, तो बैक्टीरिया से खोजे गए थे। अब जीवाणु भोजी इस पे आक्रमण कर रहा था तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है ना उसके अंदर कुछ क्षमता होती है कि जो बाहर से डीएनए आता है ना उसको वो काट देता है या कॉपी नहीं होने देता। तो उन्होंने देखा था यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो काट रहा है, इसका तो हम भी उपयोग कर सकते हैं डीएनए को कटवाने के लिए, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हमने इस तरह से जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो जीवाणुओं से खोजे हैं। कहां से खोजे हैं, जीवाणु से। और इसको आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और लाइगेज को क्या कहते हैं, आणविक गोंद कहते हैं, गम कहते हैं। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया था कि अब न्यूक्लियस भी दो प्रकार के हैं। न्यूक्लियस बड़ा ग्रुप है, न्यूक्लियस दो प्रकार के होते थे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कहां से काटता है, सिरों से काटता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ विशिष्ट स्तरों से ही काटता है। आपको याद है कि ये कुछ विशिष्ट स्तर होते हैं जिनको अपन पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम मैंने आपको बताया था, ये शब्दों का क्रम होता है जो आगे और पीछे से पढ़ने पर समान उच्चारण होता है, इसको पैलिंड्रोम कहते थे। जैसे मलयालम ये यहीं से काटेगा। और डीएनए पैलिंड्रोम क्या होता है, डीएनए पैलिंड्रोम चारों क्रम होता है। आपको याद है ना, GATTC। क्लियर, GATTC और GATTC याद है ना, दोनों साइड से पढ़ने का समान बन रहा था। तो जहां पर ये क्रम समान है वहां पर एक कट लगवाएगा, विशिष्ट तल जिनको अपन पैलिंड्रोम कह देते हैं। तो याद है ना, तो भाई ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोम सीक्वेंस को पहचानेगा और कट करवा देगा। ठीक है, तो कैसे कट करवा रहा था ये मैंने आपको बताया था। पुनर्योजित डीएनए क्या होता है मैंने बताया था, जब ऐच्छिक डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में
भाग के साथ में लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं तो एक स्व प्रतिकृति करने वाला डीएनए बनता है, इसको पुनरेबुल डीएनए कह रहे थे। अब इस पुनरेबुल डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी होस्ट कोशिका के अंदर पहुंचाएंगे, किसी जीव के जीवाणु के अंदर उसको पहुंचाएंगे। तो उसके लिए पहुंचाने के लिए आपके अलग अलग विधियां थी। आपको याद है हीट सॉकिंग मेथड था, हीट सॉकिंग विधि पढ़ाई थी मैंने आपको, तापाघात प्रघात कह रहे थे इसको। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन देखा था आपने, जीन गन देखा था, याद है क्या? तो ये अपने बात की थी अभी प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा से। तो आपने देखा था इसको वहां तक पहुंचाने के लिए हीट सॉकिंग मेथड था। आपने देखा था पहले उसको गर्म कर रहे थे, है ना, और गर्म करने के बाद आप जानते हैं कि उसके अंदर कोर बन जाते हैं और उसके बाद हमारा जो पुनरेबुल डीएनए उसका अंदर चला जाता है और उसके बाद ठंडा कर देते हैं उसको, तो वो बंद हो जाते हैं कोर और उसके अंदर हमारा डीएनए पहुंच जाता है। माइक्रो इंजेक्शन केवल एनिमल कोशिकाओं के, जंतु कोशिकाओं के लिए उपयोग कर रहे थे। जो डीएनए है पुनरेबुल डीएनए उसको सीधे ही इंजेक्शन में रख करके हम जीवाणु कोशिकाओं तक या एनिमल सेल तक, एनिमल कोशिका तक पहुंचा रहे थे। इसके बाद आपने देखा था जीन गन। जीन गन किसके लिए होता है? पादपों के लिए होता है। और जीन गन में आपने देखा था किसका उपयोग कर रहे थे? टंगस्टन और गोल्ड के खड़क उपयोग किए जा रहे थे। और आपने देखा था नेचुरल जो संक्रमण होते हैं वो भी पहुंचाने का काम कर रहे थे। आपको याद है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस को प्राकृतिक इंजीनियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से मिट्टी के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया होता है और एक पौधे के अंदर जाता है, इसके अंदर टीआई जीन होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होते हैं, और एक अपने जीन को पौधे के अंदर डाल देता है और पौधे के अंदर क्या बनने लगते हैं? ट्यूमर्स बनने लगते हैं। याद है क्या बनने लगते हैं? ट्यूमर्स बनने लगते हैं। और उन ट्यूमर के अंदर विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनेगी। उस विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन को ये खाता है, बैक्टीरिया खाएगा, और खाने के बाद आप जानते हैं ये खाएगा तो ऐसे ये खुद खाता है, लेकिन पौधे को तो नुकसान हो गया, पौधे के अंदर तो ट्यूमर बन गया। तो हमने क्या किया, इसके जो टीआई जीन होते हैं उसको काट दिया, उसकी जगह पे अच्छी वाले जीन जोड़ दिए और इसको वहां तक पहुंचाया। क्लियर? तो आपने देखा था कि इस तरह से उसके अंदर पहुंचा करके हम अपना उत्पाद प्राप्त कर पा रहे थे और अच्छी वाली जीन एचिक जीन पहुंचा दी, है ना, ये था। इसके बाद मैंने इससे पहले ही थोड़ा सा मुझे बताना था, आप जानते हैं कि प्लाज्मिड्स के जो सबसे सामान्य उपयोग होने वाला प्लाज्मिड है पीवीआर 322। आप जानते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है भाग किसे कहते हैं या प्लाज्मिड किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो भाग वो डीएनए होता है जो हमारे डीएनए को, एचिक डीएनए को किसी पोषक तक पहुंचा लेके जा रहा है, उसको भाग कह रहे हैं। और सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्लाज्मिड पीवीआर 322 है। अब जानते हैं इसमें मुख्य रूप से 4 विशेषता होना चाहिए। इसमें आप जानते हैं नंबर 1 ऑरी पॉइंट होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरी पॉइंट। आप जानते हैं कि ऑरी पॉइंट वो स्थान होते हैं जहां से नया डीएनए बनना प्रारंभ होता है। यदि किसी डीएनए के अंदर ऑरी पॉइंट नहीं है तो वो कॉपी नहीं बना पाएगा, एक का एक ही रह जाएगा। तो ऑरी पॉइंट होना चाहिए। और हमने यदि हमारे एचसी डीएनए को किसी ऐसे डीएनए के साथ जोड़ दिया जिसमें ऑरी पॉइंट नहीं है तो वो भी अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा। तो ऑरी पॉइंट होना ही चाहिए। दूसरा आप जानते हैं क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल वो स्थल है जहां से इसको काटा जाता है और हमारे एच के डीएनए को जोड़ा जाता है। तो आपको याद है जनरली हम कट जो लगवा रहे थे वो बाम पक्ष से लगवा रहे थे, है ना, थेटा आर वाले हिस्से पे लगवा रहे थे। तीसरा होता है बर्डविल चिन्हक, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे मार्कर्स होते हैं जो इस बात को सिलेक्ट करने के लिए होते हैं कि कौन से जीवाणु ने जिस जीवाणु यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफर रूपांतरण को अरूपांतरणों से अलग करने के लिए बर्डविल चिन्ह का उपयोग करते हैं। और सामान्य रूप से उपयोग होने वाले बर्डविल चिन्ह एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के, याद है ना। और चौथा था रॉफ। रॉफ इस तरह के इस बात को डिसाइड करेगा कि प्लाज्मिड की कितनी कॉपियां बनेंगी। मैंने आपको बताया था कि बर्डविल चिन्हकों की सहायता से हम ट्रांसफॉर्मेंट मतलब वो होते हैं जिन्होंने हमारे जीन को ग्रेड कर लिया, एचिक जीन को ग्रेड कर लिया, ऐसे जीवाणु को ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। और जिन्होंने नहीं ग्रेड किया जो सामान्य नॉर्मल की नॉर्मल है उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। आप बाम फर्स्ट पर कट लगवा रहे थे तो इससे टेट आर की जीन क्या हो जाती थी, इनएक्टिवेट हो जाते थे, क्योंकि उनको काट करके आपने फेंक दिया और उस जगह पर अपने अच्छी वाली जीन जोड़ दी। इसको अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह रहे थे, याद है ना, निवेशी निष्क्रियता कह रहे थे, क्योंकि आपने कट करवाया तो वहां पर टेट आर की जीन तो कट के फेंक दी, अब वहां पर अपने जोड़ दिया। तो अभी जो प्लाज्मिड रहेगा वो आप जानते हैं किसके लिए रेजिस्टेंस है, उसके पास एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। एम्फीसिलिन से नहीं मरेगा, लेकिन किससे मर जाएगा वो, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के तो काट कर डाली। सामान्य वाला प्लाज्मिड जिसमें कट नहीं लगी वो ना तो एम्फीसिलिन से मरेगा ना ही टेट्रासाइक्लिन से, लेकिन ये किससे मरेगा, टेट्रासाइक्लिन से मरने लगेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम में वृद्धि नहीं कर पाएगा।
आपको याद है यदि हम पादप कोशिका से जीवाणु डीएनए प्राप्त कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम लगेगा, सेलुलेज। कवक से प्राप्त कर रहे हैं तो काइटिनेज, और जीवाणु कोशिका से प्राप्त कर रहे हैं तो लाइसोजाइम। तो इस तरह से हमने देखा था कि सारी बातें बता दी आपको किस तरह से जुड़ा, और अब हमने इसको वहां तक कोशिका तक पहुंचा दिया। कोशिका के अंदर ये वृद्धि करेगा और इस तरह से उसके अंदर एक, आप जानते हैं कि हमारा जीव है उसके अंदर एक अपना एंजाइम या प्रोटीन बनाएगा, उसको फिर पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि पुनर्योगज प्रोटीन क्या है, जो हमारे जीव को किसी जीव या किसी दूसरे जीव के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर प्रकट होगा, और इस तरह से बनी हुई प्रोटीन को क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन कहेंगे। बात नहीं जरा सुनिए। अब आपने देखा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, डिजायरेबल जो हमारा इच्छित उत्पाद है उसको प्राप्त करना। तो आपने देखा था इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़े बड़े बायोरिएक्टर होना चाहिए, है ना। बायोरिएक्टर ऐसे बर्तन होते हैं जो इस ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जहां पर जीवाणु वृद्धि कर सके, एक हमारे अनुसार तापमान रहे, मगर पीएच रहे, है ना। तो ये अपन प्राप्त कर रहे थे। तो आपने देखा था दो थे, एक सिंपल स्टिक टैंक और एक स्पार्स बायोरिएक्टर टैंक, इसमें आपको याद है। और इस तरह से इनकी सहायता से मैंने आपको दोनों को डिफरेंस भी पढ़ाया था, एक में अपन अधिक उत्पाद बना सकते हैं, एक में कम में, तो डिफरेंस भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपने देखा था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो उत्पाद आपने बना लिया, जो इंसुलिन बनाना चाह रहे थे या जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे वो अब आपके पास आ गया, उसको सीधे ही मार्केट में नहीं बेच सकते। मार्केट में जाने से पहले उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसका पृथक्करण होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, इधर सुनिए, उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, संरक्षक घोल मिलाए जाते हैं, और उसको चेक करते हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इन सारी प्रक्रियाओं को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कह रहे हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये इस चैप्टर में था, और सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, और जो भी छूटा हो आप उसको रिवाइज करेंगे, क्लियर।